Okay, so we'll start again. So this is the preheating of ladles, what we are talking about earlier. That is, we have to use preheated red hot ladles to reduce our power consumption. So you can see here the ladles have been preheated with the preheater, or you can use the metal as well. People have different ways of doing it. You can see how the preheated ladle looks like. If you have this kind of ladle, then definitely your power consumption will go down drastically. And one more thing is you have to have your own energy meter on the induction furnace itself. Normally, people are also taking help of MCB meter, which is there attached. But you have a separate induction energy meter on the induction furnace. It will give you a better idea what is your actual power consumption and how you are able to control it. So this is very important again. Next important thing is use short blaster and trumpet runnerizers. What are runnerizers you are using for the remelting practice? That has to be either short blasted or either trumble, so that the sand, उसकी जो sand है, वो sand अगर फर्नेस में जाएगी तो वो पावर कंजप्शन आपका बढ़ाएगी. और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको साफ सुथरे हुए किए हुए रनराइजर को ही इस्तेमाल करना चाहिए. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी रनराइजर आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप अभी ब्रास और नॉन फेरस की बात कर रहे हैं, तो इसमें इस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको ग्रेड वाइज अलग करिए और ग्रेड वाइज इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपका हर ग्रेड का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक ग्रेड का मटेरियल दूसरे ग्रेड में जाता है तो उससे आपका जो लॉस होता है वो बहुत बड़ा होता है. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर ग्रेड वाइज अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे रनराइजर को, तो उससे आपका जो फाइनल केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री आपको एडजस्ट करने में फिर टाइम जाएगा. अगर आपने ग्रेड वाइज रनराइजर को इस्तेमाल किया तो केमिस्ट्री को एडजस्ट करने में भी आपको बहुत सारी सुविधा होगी. तो इसलिए यूज ग्रेड वाइज आर अवॉइडिंग और मिनिमाइजिंग लेट एडिशंस ऑफ अलॉय. मैंने जैसे बताया कि आपको साफ सुथरा किया हुआ रनराइजर ही इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर उसको आप शॉर्ट ब्लास्टिंग कीजिए या फिर उसको आप ट्रम्बलिंग ब्लास्ट ट्रम्बलिंग कीजिए. तो उससे आपका जो मट्टी हुआ है राइजर के ऊपर लगा हुआ, वो मट्टी निकल जाएगा. इम्पोर्टेंटली आप अगर फेरस में स्पेशली हम ग्लास क्रैप का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज टू क्लीन द फर्नेस, क्योंकि उसमें स्लैग बिल्टअप बहुत ज़्यादा हो जाता है. और उसको क्लीन करने के लिए अगर हम ग्लास क्रैप डालेंगे रेगुलरली, तो जो स्लैग है वो फर्नेस को चिपका हुआ नहीं रहेगा, ऊपर आ जाएगा. और उससे आपको फर्नेस क्लीन रहेगी, जिससे आपका मेल्टिंग इम्प्रूव हो जाएगा, पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा. तो स्लैग बिल्टअप विल रिड्यूस मेटल कैपेसिटी. और उससे क्या होता है, स्लैग बिल्टअप होने के वजह से आपका मेटल कैपेसिटी भी बहुत कम हो जाता है. जैसे 500 किलो का फर्नेस आपका है, अगर स्लैग बिल्टअप है तो शायद आप 450 किलो ही मेटल उसमें मेल्ट कर पाएंगे, बिकॉज स्लैग इज देयर इन द फर्नेस. तो अगर स्लैग फर्नेस रहेगा, स्लैग फर्नेस में नहीं रहेगा, तो आपको एक हेल्प मिलेगी कि आपका मेटल की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मतलब मेटल ज़्यादा उसमें आएगा, और उससे आपका पावर है वो कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा. फेरस में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम हमेशा बोलते हैं कि आपको एमएस स्क्रैप या सीआरसी को अलग एक 25 या 30 किलो को बाजू में रखना है. उससे क्या होता है, आपको समझो आप 3.3 कार्बन एम कर रहे हो बात के लिए, और आपने पूरा का पूरा सीआरसी और एमएस डाल दिया, तो क्या होता है कई बार कि 3.3 की जगह आपको 3.25 या 3.2 कार्बन आ जाता है. तो आपको वापस कार्बन का एडिशन करना पड़ता है. और कार्बन का एडिशन जब भी आप करेंगे, तो हमेशा याद रखिए आपको कम से कम 5 या 7 मिनट एडिशनल टाइम लगेगा, क्योंकि कार्बन जल्दी मेल्ट नहीं होता है, उसको डिजॉल्व होने में बहुत सारा टाइम लगता है. आपको मेटल शायद ऊपर नीचे भी करना पड़ेगा, तो उसके वजह से आपका पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, आपका मेल्टिंग टाइम बढ़ेगा. तो अगर आपको 400 किलो 500 किलो फर्नेस में आपको अगर 200 किलो एमएस डालना है, तो हमेशा कोशिश ये करो कि 170 किलो एमएस डालो, 30 किलो एमएस बाजू में रखो. कार्बन पहले बात का देखो, अगर वो 3.35 है तो जितना चाहिए 10 कीजिए, उतना ही एमएस उसमें डाल दो, ताकि कभी भी आपका कार्बन लो साइड पे नहीं आए. अगर एक बार लोअर साइड पे कार्बन आ जाता है तो आपको वापस कार्बन एडिशन करनी पड़ेगी. कार्बन एडिशन करने में आपका टाइम
और पावर दोनों खराब हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि 20 या 25 किलो एमएस या सीआरसी बाजू में रखिए, ताकि आपको लेट एडिशन नहीं करनी पड़ेगी। तो always keep 20 to 25 kgs ms or CRC aside from the charge. Avoid late addition of coke, as late addition of coke takes more melting time and also gives erratic result of carbon recovery, क्योंकि कार्बन का मेल्ट जो आप लेट एडिशन में करते हैं तो उसके आपका रिकवरी का गारंटी नहीं रहता है। कभी आपको 50% मिलेगी, कभी 70% मिलेगी, तो आपका जो फाइनल का कार्बन का रिजल्ट है वो भी इरेटिक आ जाएगा, जिसमें आपका क्वालिटी इश्यूज आ सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड दिस लेट एडिशन ऑफ कार्बन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कई लाइनिंग प्रैक्टिसेस में हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स अभी देखने वाले हैं कि आपका अगर लाइनिंग अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आपको मेल्टिंग और पावर कंजम्पशन में हेल्प मिलेगी। उसमें सबसे पहला है कि जब भी आप फॉर्मर प्लेस करते हैं लाइनिंग करते समय, तो फॉर्मर प्लेस करते समय इंश्योर कीजिए कि वो फॉर्मर बराबर सेंटर में बैठा है और परपेंडिकुलर टू कॉइल है, जिसके वजह से आपको जो चारों तरफ का वॉल है लाइनिंग का वो एक जैसा मिले। जो थिकनेस है अराउंड द कॉइल इट विल बी इक्वल। अगर एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है तो क्या होगा, जहां पर कम है वहां पर शायद आपको मेल्टिंग फास्ट मिलेगा, जहां पर ज्यादा है वहां पर आपको मेल्ट रेट कम मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी लाइनिंग वेयरिंग होगा तो जहां पर कम है उसका वो लाइनिंग वेयर फास्ट हो जाएगा, जिसके वजह से आपको लाइनिंग का लाइफ कम मिलेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो लाइनिंग का फॉर्मर है बिल्कुल सेंटर में बिठा रहेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट, पुट वेट इनसाइड द फॉर्मर सो दैट इट विल नॉट मूव and then place some wooden blocks around that former to get it tight, tilted। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप फॉर्मर सेट करेंगे उसके बाद अंदर आप अगर वजन नहीं रखेंगे और लाइनिंग चालू करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मर आपके लाइनिंग के समय वो थोड़ा हिल जाएगा, इधर उधर फॉर्मर हिलने का चांस रहेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि लाइनिंग के फॉर्मर के अंदर आप वेट रखेंगे ताकि फॉर्मर एक जगह पे स्टेडी रहे और आप लाइनिंग आराम से कर सकते हो, जिसके वजह से आपका जो फॉर्मर है वो सेंट्रली प्लेस रहेगा, हिलेगा नहीं, और जिससे आपको लाइनिंग लाइफ बेहतर मिलेगा। At the initial stage of lining, power consumption is always more than that of lining end of the lining life। तो ये एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, जब भी आप नया लाइनिंग करेंगे तो शुरू के 50 फीट में आपको पावर कंजम्पशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, और आखिरी के 50 फीट जब आपका लाइनिंग लाइफ खत्म होने वाला है वो टाइम पे आपका लाइनिंग लाइफ पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा। इसका कारण ये है क्योंकि आपकी जो वॉल है लाइनिंग की, वो वॉल धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे ही वॉल वो कम होती जाएगी उतना आपका पावर कंजम्पशन कम होता जाएगा। इसलिए कई बार लोग क्या करते हैं कि जो फॉर्मर का साइज है, अगर आपका फॉर्मर का साइज 400 है तो कई बार लोग क्या करते हैं वो 410 करते हैं, ताकि आपका जो थिकनेस है लाइनिंग का वो थोड़ा कम हो जाए और आपको पावर कंजम्पशन शुरू से कम मिले। उसमें कई बार चांसेस होता है कि आपका लाइनिंग लाइफ कम हो जाएगा, आपको लाइनिंग लाइफ उसका कम मिल सकता है। तो लेकिन कभी जब भी आप लाइनिंग फॉर्मर के ऊपर कोई काम करोगे तो डेफिनेटली पहली चीज़ याद रखनी चाहिए कि आपको आपके फर्नेस मैन्युफैक्चरर से बात करनी पड़ेगी, उससे एक बार सलाह उसकी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत ही रिस्की चीज़ है। अगर आप उसको हाथ लगाएंगे और अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाएगा तो द फर्नेस मैन्युफैक्चरर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कॉन्टैक्ट द फर्नेस मैन्युफैक्चरर, और उसके सजेशन के ऊपर ही आपको वो चेंज करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ लाइनिंग लाइफ, वॉल ऑफ लाइनिंग गेट्स लेस विच इम्प्रूव्स द मेल्टिंग रेट। डो नॉट इंक्रीज लाइनिंग थिकनेस, जो अभी मैं बात कर रहा था कि लाइनिंग थिकनेस बढ़ाई मत, कम कर सकते हैं, लेकिन कम करने से लिए आपको पहले फर्नेस मैन्युफैक्चरर से बात करनी चाहिए, उसके बाद उसके सलाह के ऊपर आप फॉर्मर का डिजाइन चेंज कर सकते हैं। Increase in lining thickness means reduction in capacity of furnace. Increasing lining thickness promotes possibility of running furnace on limits. It is always better to take advice from your furnace manufacturer while deciding the former design। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर एक बार बात कर रहा हूँ कि ये रिस्क, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। So always take advice from your furnace manufacturer before you do something with your former design। Do not increase bottom height, it will reduce your metal capacity till coil level। अगर आपका बॉटम हाइट आपने बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा,
आपका फार्मर ऊपर आएगा और आपका 500 मेटल जो कॉइल लेवल के ऊपर आना, कॉइल लेवल तक आना चाहिए, वो और ऊपर आ जाएगा। और जो ऊपर आया हुआ मेटल है उसको मेल्ट करने के लिए आपको एडिशनल पावर वेस्ट करनी पड़ेगी। इसलिए आपको बॉटम जो भी रखना है, जो भी मैन्युफैक्चरर ने बताया है उतना ही बॉटम आप रखिए, उसकी हाइट मत बढ़ाइए। कई बार लोग क्या करते हैं कि आपका बॉटम जल्दी खराब हो जाता है, जल्दी उसका वेयरिंग हो जाता है, इसलिए बॉटम हाइट बढ़ाते हैं। लेकिन बॉटम हाइट बढ़ाने के वजह से क्या होगा, आपका पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि आप कॉइल लेवल के ऊपर मेल्टिंग करने वाले हो, और कॉइल लेवल के ऊपर का मेल्टिंग इनएफिशिएंट होता है, कभी भी उसमें पावर कंजम्पशन आपको कम नहीं मिलेगा, हमेशा ही पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। तो कभी भी आप बॉटम का हाइट मत बढ़ाइए। You need to fill up furnace above coil level which eventually increase your power consumption। तो जब भी आप coil level से ऊपर मेल्ट करोगे तो आपका पावर कंजम्पशन बढ़ने वाला है, ये ध्यान रखिए। इसलिए कभी भी coil लेवल के ऊपर आपको मेल्टिंग नहीं करना है। व्हाट आई एम सेइंग कि आपका फर्नेस में आपने जो लैडल रखा, जो लाइनिंग फॉर्मर रखा है, उसका चारों 1 2 3 4 साइज में आपको चेक करना है, और वो थिकनेस आपकी जो है वो इक्वल आना जरूरी है। While pouring, put a lid on cover on the ladle to reduce temperature loss। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम शुरू से बात कर रहे हैं कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में सिर्फ रेडिएशन लॉस है। रेडिएशन लॉस मतलब जो हवा में एनर्जी हमारी लॉस हो रही है, उसके लिए हमने एक बात की थी कि फर्नेस के ऊपर ढक्कन रखना चाहिए। सिराउल का एक ढक्कन अगर रखेंगे तो आपका रेडिएशन लॉस कम होगा। दूसरा रेडिएशन लॉस कहाँ पर होता है? दूसरा रेडिएशन लॉस होता है जब आप पोरिंग करते हो। आप मेटल पोरिंग करने के लिए लैडल में डालते हो और वो लैडल निकाल के मोल्डिंग की तरफ लेके जाते हो। वहां पर अगर आपके लैडल के ऊपर कोई कवर नहीं है तो आपका क्या होगा, मेटल का टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा, बहुत जल्दी कम हो जाएगा, और उसके वजह से आपको जो टैपिंग टेम्परेचर लेना है वो ज्यादा लेना पड़ेगा। अगर उसको आप कम करना है टैपिंग टेम्परेचर को, और टैपिंग टेम्परेचर कम होने से आपको पावर कंजम्पशन अगर कम करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको लैडल के ऊपर भी एक कवर रखना होगा। So while pouring, put a lid or cover on the ladle to reduce temperature loss due to radiation. Also keep cover or lid on the ladle after pouring to maintain the temperature of the ladle for next pouring। उसके बाद आप पोरिंग के बाद भी उस लैडल के ऊपर अगर कवर रखोगे, तो जैसे मैंने पहले आपको दिखाया कि एक लैडल रेड हॉट है, वैसा रेड हॉट लैडल रह सकता है अगर आप पोरिंग किए हुए लैडल के ऊपर भी कवर रखते हो। तो अगर वो लैडल आप खुला ही रखोगे तो वो क्या होगा, हवा के साथ में ठंडा हो जाएगा, काला पड़ेगा, और आपको फिर जब भी टैपिंग करना है, जब भी पोरिंग करना है, तो आपको वापिस मेटल के साथ में लैडल गर्म करना होगा। तो लैडल गर्म करते समय आपका फिर फर्नेस का मेटल का टेम्परेचर कम हो जाएगा और पावर कंजम्पशन आपका बढ़ जाएगा। इसलिए अगर लैडल पोरिंग के बाद भी लैडल के ऊपर आप कवर रखोगे तो आपको गर्म लैडल पोरिंग को मिलेगा, और उससे आपका जो मेटल हीटिंग का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। ये जैसे मैंने दिखाया अभी यहाँ पर, ये पोरिंग के बाद लैडल के ऊपर वही सेराउल का ही कवर है, ये भी वो कवर रखेंगे तो लैडल गर्म रहेगा। उसी तरह जैसे आप जब भी आप पोरिंग कर रहे हो तो उसके ऊपर एक सेराउल का कवर सिर्फ रखने का है, उसमें कहीं भी आप उस वजन नहीं है, कुछ भी नहीं है कहीं पे, या फिर बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ एक सेराउल ब्लैंकेट लाना है, उसको वो साइज में कट करना है और लैडल के ऊपर रख देना है। तो उसमें आपका टाइम भी नहीं जाएगा, आदमी को तकलीफ भी नहीं होगी। आदमी नॉर्मली क्या करता है, जब उसको तकलीफ होती है तो वो अवॉइड करता है। कई बार लोग क्या करते हैं, कोई तार से उसको बांधने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई मेटल का शीट लेते हैं, उसके ऊपर ये सेराउल रख के उसको तार से बांधते हैं। तो उसमें क्या होता है, आदमी को तकलीफ होती है। कई बार वो तार नहीं मिलता है, कई बार वो शीट खराब हो जाती है, वेल्डिंग निकल जाता है, तो फिर आदमी इस्तेमाल करना छोड़ देता है। इससे क्या होता है, इससे सिर्फ सेराउल ब्लैंकेट है, उसके वजह से आदमी को कोई कारण नहीं मिलता है ना इस्तेमाल करने का। एक ब्लैंकेट लाना है, उसको कट करना और सिर्फ रखना है, और उसमें वजन भी कुछ नहीं है, तो आदमी आसानी से इस्तेमाल करता है, यूजर फ्रेंडली है। आप इस्तेमाल करके देखिए, उसका बहुत फायदा हो जाएगा। तो पोर विथ लैडल कवर टू रिड्यूस ड्रॉप इन टेम्परेचर। तो पोरिंग के समय आपका टेम्परेचर ड्रॉप है वो बहुत सारा कम हो जाएगा। ड्यू टू ओपन लैडल रेडिएशन लॉस गेट इंक्रीज। व्हाट केस स्टडी यहाँ पर मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, एक फाउंड्री का केस स्टडी है।
एक फाउंड्री में एक केस स्टडी हमने कंडक्ट किया था, उसमें टैपिंग टेम्परेचर था 1428, और पहला जो ए है वो विदाउट लैडल कवर, उसमें हम लैडल के ऊपर कवर नहीं रखा था। हमारा टैपिंग टेम्परेचर था 1428, और हमारा पोरिंग का लास्ट बॉक्स का टेम्परेचर था 1327। तो हमने 5 मिनट के अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर का लॉस हो गया। उसके बाद हमने और एक ट्रायल कंडक्ट किया जिसमें हमने लैडल के ऊपर कवर रखा, और कवर रखने के बाद हमारे ध्यान में यह आया कि हमने 1375 टेम्परेचर लेने के बावजूद भी हमारा लास्ट पोरिंग टेम्परेचर 1356 आया। मतलब 5 मिनट में खाली 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा लॉस हो गया। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 1428 और 1375, मतलब 50 डिग्री हमारा टैपिंग टेम्परेचर कम हो गया है। अगर 50 डिग्री टैपिंग टेम्परेचर कम हो गया तो मेरा पावर कंजम्पशन भी कम हो जाएगा, मेरा कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप लैडल के ऊपर कवर रख के काफी सारा पावर कंजम्पशन कम कर सकते हो, जिससे आपका फायदा हो जाएगा। ये वही पिक्चर्स है जो हमने वहां पर टेम्परेचर ली थी उसके रेडिएशन लॉस। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एक जो शीट है, ये शीट बताती है आपको कि कौन से कारण है जिसके वजह से आपकी इफिशिएंसी ऑफ पावर के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी सिवेरिटी और ईज ऑफ कंट्रोल। पहला है कंडीशन ऑफ लाइनिंग, सिवेरिटी लो है, ईज ऑफ कंट्रोल हाई है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मोटा मोटी यहाँ पर 4 या 5 चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे। उसमें एक है जो हाई सिवेरिटी है। सिवेरिटी का मतलब जिससे मेरे जो बेनिफिट मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा बेनिफिट कहाँ पर है, आप देखेंगे तो इनकरेक्ट चार्जिंग प्रैक्टिस। मैंने पहले ही बताया कि आपको चार्जिंग इमीडिएटली करना है, फास्ट चार्जिंग करना है, डेंस चार्जिंग करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। सो इनकरेक्ट चार्जिंग प्रैक्टिस इज अ हाई सिवेरिटी। उसका ईज है वो मीडियम है, थोड़ा आपको आदमी को ट्रेन करना पड़ेगा, थोड़ा आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है रेडिएशन लॉस। रेडिएशन लॉस के बारे में हमने दो बात की, एक तो फर्नेस को ढकना है और लैडल को ढकना है। सिवेरिटी हाई है, और ईज ऑफ कंट्रोल भी बहुत आसान है, उसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट इज ट्रैवल डिस्टेंस। आप जितना दूर मेटल को लेके जाएंगे उतना आपका टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा होगा, तो उससे आपका पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। ये बात थोड़ी सी यहाँ पर ये भी मैं बताना चाहूँगा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले का है, उसमें चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कई लोगों का ये हो रहेगा कि मेरा फर्नेस यहाँ पर है, मोल्डिंग लाइन बहुत दूर है। जैसे अभी हमारे सुमित सर ने सुबह कुछ देर पहले बताया था कि 1 घंटा मुझे पोरिंग को लगता है। तो ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा है तो वहाँ पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर अगर हम ट्रैवल डिस्टेंस को कम रख सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारे पावर कंजम्पशन में उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो दीज आर दी इम्पोर्टेंट चीज़ें। इसमें बहुत सारी, जैसे मैंने बताया कि कंडीशन ऑफ लाइनिंग है, कॉइल लेवल के ऊपर का मेल्टिंग के बारे में हमने बात की इसके पहले। उसके बाद इनप्रॉपर चार्ज मटेरियल है, इनकरेक्ट कोल्ड स्टार्ट साइकिल है, सुपर हीटिंग, मेटल को ज़्यादा गर्म करना जरूरी नहीं है, मेटल होल्ड रखना। सुपर हीटिंग मतलब मेटल होल्ड रखना। एक्सेस होल्डिंग टाइम है, एक्सेस ट्रीटमेंट टाइम है। उसके बाद लैडल का साइज है, अगर आप 500 किलो लैडल में अगर 100 किलोमीटर लेके जा रहे हो तो बहुत जल्दी ठंडा होगा। वो अगर आप 100 किलो लैडल में 100 किलोमीटर लेके जाएंगे तो आपका जो टेम्परेचर ड्रॉप है वो कम रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, का आपका लैडल साइज क्या है, आप मेटल कितना लेके जा रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्लैग लेवल। हमने स्लैग के बारे में बात की कि स्लैग नहीं चाहिए, स्लैग फ्री फर्नेस चाहिए। तो ये अगर चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमारा पावर कंजम्पशन कम हो सकता है। ये कुछ यूनिट्स के ऊपर हमने बात की है कि कौन से कारण के वजह से कितना पावर कंजम्पशन कम हो सकता है। उसमें मैं आपको 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहूँगा। सबसे पहले क्लीन चार्ज जो 3 नंबर का है, उससे आपको 15 यूनिट पर टन कम हो जाएंगे। दूसरा है प्रॉपर चार्ज मिक्स, उससे आपके 10 यूनिट कम हो जाएंगे। तीसरा है सुपर हीट, आपको फर्नेस को सुपर हीट नहीं करना है, जितना टैपिंग टेम्परेचर चाहिए उतना ही टेम्परेचर के ऊपर आपको पोरिंग करना है, उससे आपके 15 यूनिट कम हो जाएंगे। उसके बाद होल्डिंग को अवॉइड करना है, उससे 10 यूनिट कम हो जाएंगे।
और रेडिएशन लॉस मतलब आपको लैडल और फर्नेस को ढक के रखना है, उससे आपको 20 यूनिट कम हो जाएंगे। अगर इतना भी आप करोगे तो मेरे ख्याल में लगभग आप 20, 30, 40, 45, 55, 60, 70 यूनिट तक यहाँ पर आप बचा पाओगे। तो अगर आपका पावर कंजम्पशन आज 650 या 675 है, तो उसके वजह से आप यह इन सारी चीज़ों को अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आप कहीं ना कहीं 610 के ऊपर या 600 के ऊपर आ सकते हो आराम से। कुछ स्लोगन्स है, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने ऑलवेज प्रेफर टू ऐड सीआरसीए, डू नॉट ऐड कार्बन एट द एंड, कार्बन का लेट एडिशन अवॉइड कीजिए, कीप सम सीआरसी असाइड टू मेंटेन कार्बन परसेंटेज आपको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सीआरसी बाजू में रखेंगे तो अच्छा होगा। बोल्ट शुड ऑलवेज अहेड ऑफ मेटल, डू नॉट कीप मेटल होल्डिंग फॉर द मोल्ड्स। और एक स्लोगन जो मैंने शुरू में बताया था, मेल्ट फास्ट पोर फास्ट, जितना जल्दी आप मेटल बनाएंगे उतना ही जल्दी आपको पोर करना है, उसी में जल्दी से चार्जिंग करना है। उसमें हम और एक ऐड कर सकते हैं, चार्ज फास्ट ऑल्सो। तो मेल्ट फास्ट, पोर फास्ट, चार्ज फास्ट। ये मैंने एक पावर कॉस्ट कंट्रोल का थोड़ा एक डेटा लिया था, हमारे फाउंड्री का डेटा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 525 केजी मेटल मैंने मेल्ट किया है 500 किलो के मेरे फर्नेस में। यहाँ पर एक 500 किलो के लिए हम 525 केजी मेटल आपको मेल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 500 किलो टैप पोरिंग करना है, तो 10-15 केजी मेटल आपके हाथ में होना चाहिए। तो 525 केजी के हिसाब से मैंने यहाँ पर डेटा बनाया है, जिसमें आप देखेंगे कि 3 नंबर के रो में मेल्टिंग यूनिट्स आपको दिखाई देंगी, 325, 300, 275 और 250। अगर हमने 275 को बेंचमार्क पकड़ लिया तो आप देखेंगे कि हर 25 यूनिट के लिए आपको 238 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। मतलब आप अगर 25 यूनिट का सेविंग करोगे तो आपके 238 रुपए पर हिट सेव हो जाएंगे। अगर दिन के 40 हिट आप बनाते हो तो लगभग 9,500 रुपए का पर डे का सेविंग आएगा, जो पर मंथ का 2,38,000 और पर ईयर का 28,56,000 का सेविंग आएगा। इसका मतलब अगर आप आपकी अभी इनएफिशिएंट फर्नेस को रिप्लेस करके आपको अगर 25 यूनिट अगर बचा सकते हो, तो मेरे ख्याल में आपका आरओआई विल बी नॉट मोर देन 1.5 ईयर और 2 ईयर। तो आपका अगर नया फर्नेस भी ले सकते हो तो भी आपका 2 साल में उस फर्नेस का पूरा पैसा 25 यूनिट पर हीट सेविंग के ऊपर निकल जाना चाहिए। तो इतना बड़ा सेविंग अगर हम सिर्फ 25 यूनिट की बात कर रहे हैं, मतलब आपका अभी 650 यूनिट है, अगर आप 625 पे आते हैं तो इसका मतलब आप साल में 28 साढ़े 28 लाख रुपए बचाएंगे अगर 25 यूनिट आप कमाते हो तो। इसलिए काफी ज्यादा चांसेस है या काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है यहाँ इस मेल्टिंग में, जिसमें हम पावर कंजम्पशन और ओवरऑल कॉस्ट को कम कर सकते हैं। एक हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मतलब ये दिखा इसलिए रहा हूं मैं कि आपको अवेयरनेस लाना होगा आदमियों के बीच। यू एज ए ओनर, एज ए टॉप मैनेजमेंट, तो फर्नेस के ऊपर आप ज़्यादा समय नहीं बिता पाओगे, तो लोगों को ट्रेन करना होगा, उसमें अवेयरनेस लाना पड़ेगा। उसके लिए हम एक चीज़ करते हैं कि हर हिट के बाद वो जो मेल्टिंग सुपरवाइजर है वो अपना डेटा ग्रुप में शेयर करता है। हिट नंबर क्या है, मेरा टाइमिंग कितना हुआ और मेरा यूनिट कितना है। आप अगर आप देखेंगे तो 500 किलो के लिए 270 यूनिट है, मतलब मेरा 540 के डब्ल्यू एच पर टन। और ये एजियन का फर्नेस, एजियन का हीट है, तो 540 के डब्ल्यू एच पर टन मेरा एजियन के लिए पावर कंजम्पशन है। और अगर मेल्टेड देखेंगे 35 मिनट्स के हिसाब से तो इट इज अराउंड 925 केजीएस पर आवर। तो ये इस तरह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेली अवेयरनेस के ऊपर, और आपको पता चलेगा हर हिट में क्या हो रहा है, मेरा हिट का टाइमिंग क्यों ज़्यादा जा रहा है, मेरा पावर कंजम्पशन क्यों ज़्यादा आ रहा है। अगर कुछ है तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो और उसको इम्प्रूव कर सकते हो। इसलिए ये डेटा सामने आने के लिए एक अच्छी तरकीब है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी कंपनी में। आपका एक कंपनी का कोई ग्रुप रहेगा तो आपको मेल्टिंग के आदमी को बताएंगे इस तरह से डेटा मुझे हर हिट के बाद भेजो, तो यू कैन गेट दैट हैबिट। और आज धीरे धीरे आदमी को भी समझ में आएगा कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, ज्यादा जा रहा है तो क्यों ज्यादा जा रहा है। वो खुद आपके पास आएगा कि सर ये करेंगे तो अब मेरा पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा, मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, मेरा तकलीफ कम हो जाएगा। बिकॉज ही इज ऑल्सो हैविंग लॉट ऑफ ट्रबल, बिकॉज जितना पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा
या फिर फर्नेस टाइम ज़्यादा रहेगा, उसको भी तकलीफ होता है, तो ही विल कम विथ सम सॉल्यूशन। और ज़्यादातर सॉल्यूशंस हमें शॉप फ्लोर से मिलते हैं, लेकिन वी हैव टू इन्वॉल्व देम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कई बार हम ये नहीं करते हैं, उनको इन्वॉल्व नहीं करते, तो दिस इज अ वे हाउ यू कैन इन्वॉल्व देम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये मेरा पिछले 15 दिन का हमारी कंपनी का डेटा है, आप देख सकते हैं 543 से लेके 562 तक है, 566 एक जगह पे है। तो ओवरऑल एवरेज अगर आप देखेंगे तो इट इज 549 kWh पर टन, जिसमें 35% डक्टाइल आयन है, 65% कास्ट आयन है। So 549 is quite a good figure पावर कंजम्पशन के लिए। एक थंब रूल है आपके, आप अपना अगर असेसमेंट करना चाहते हो तो दिस इज अ थंब रूल फॉर यू, कि पावर ऑफ द फर्नेस, आपकी फर्नेस की पावर कितनी है इनटू 2 इज इक्वल टू योर मेल्ट रेट। जैसे मैंने बताया कि मेरा मेल्ट रेट 2 स्लाइड के पहले बताया कि आपको मेरा मेल्ट रेट 925 है, तो मेरी फर्नेस की पावर है 500, तो what should be my melt rate? It should be around 1000 plus minus 100 you can take. तो आपका अगर पावर 300 है तो आपका पर आवर मेल्ट रेट आना चाहिए 600। 600 प्लस माइनस आप उसमें 10% या 15% ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो कम से कम आपको पता चलेगा कि वेयर आर यू राइट नाउ एंड हाउ मच डिफरेंस और हाउ मच ट्रैवल यू हैव टू डू टू गेट यूर सेल्फ एज ए एफिशिएंट मेल्टिंग प्रैक्टिसेस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि 500 केजी फर्नेस, मैंने जिसे बताया कि 500 केजी फर्नेस के लिए शुड बी 900 to 1000 केजीएस लिक्विड मेटल, हमारा मैंने जिसे बताया 925 तक आ रहा है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स in this. Now you can have any questions, you can go ahead with the questions. I know as you are non-ferrous foundries, there may be Yeah. some difference will be there, but I think these are the basic things. Either ferrous or non-ferrous, you give these controls or this discipline to the melt shop, definitely it will help you. I definitely will have one session on ferrous melting. So My question is, any yeah, questions or any feedback yes. from your side? My question is there. Yes, sir. What should be the optimum power consumption for brass melting and pouring? Brass melting, I'm not an expert actually in non-ferrous, but still I will go to first You slide. mentioned there 185. Yeah, there I'm going right now. Yeah. So cast iron, if you say 375, 540, so almost 1.5. So if you consider that language, it should be around 280 to 300. 200 to 280 to 300. per ton. This is what I guess from this data. I'm not an expert in non-ferrous. I am not worked in non-ferrous, frankly speaking. But we'll have that session where the expert will be joining us for the melting as well as defect analysis, both. So, can you give us some source to whom we should contact for Yes, this? we have a webinar on that. We have already arranged that. I will just after the webinar, I will give you the balance webinar dates and topics. And if you have anything to change, we will definitely go and change it. What I find from your this data, na? Yeah. So we are consuming a very high power. Yeah. What is your right now power consumption? If I take both the things, as I told you that pouring time is high. Your pouring time is very high, sir. Yeah. Yeah. But at that time, we are just holding the temperature, na? We are not doing melting. Correct. So it should not be that high. Still, if I find my data, it is 1 unit per kg. 1 unit per kg. 1000 per ton. 1000 per ton. Oh, it's very high. It's very high. Yeah, per brass. And you are taking the temperature 1175. Yeah. Whereas melting temperature is just about 900. Okay. And fluidity it is at 10,000
approximately 1010. So you are not exceeding this temperature also, Yeah, but still the power consumption is very high. because normal practice, if you see the data, the cast iron and brass is almost 50%. So 1000 is not also in cast iron or jet. So 1000 for brass is very high for sure. So give us some solutions so how Definitely, we sir. can improve Definitely. on that. We have a very expert person in the this area who will be joining us for that webinar, and he will definitely help you. Yep, for sure. Okay. Second is that you are telling the ceramic cover is very important. Yeah, correct. At present, we are I, not using those covers. We are just putting any metal component over there. So we are not getting the right type of that cover. metal cover is also okay. What the intention is that whatever heat is there inside the furnace, that should not go outside. So जैसे that I हमारे understand. जैसे हमारे घर में हमारी गृहिणी क्या करती है, कोई पतीला है तो उसके ऊपर एक क्या बोलते हैं, थाली रखती है. Similar Uh, you are doing. So only thing is the vapors or the hot content of the furnace should not go outside. So even if you putting some metal is also okay. Only thing removing that metal will वो ऑपरेटर को थोड़ा तकलीफ करेगा, क्योंकि वो गर्म हो जाएगा और उसको उठाने में तकलीफ होगी, या फिर वो थोड़ा उसमें वजन भी रहेगा. तो इसमें क्या होता है, वजन भी नहीं रहता है, ये गर्म भी नहीं होता है. तो दैट इज द ब्यूटी अबाउट इट. I am not able to understand what is the right material this for the cover. Ceramic. Most of the people are using same ceramic cover. Only thing they are putting it on the metallic plate के ऊपर उसको पैक करते हैं और वो मेटालिक कवर रखते हैं उसके ऊपर, सिरेमिक वूल वाला मेटालिक कवर. लेकिन कई बार क्या होता है, वो मेटालिक कवर में से वेल्डिंग निकल जाता है, तार निकल जाता है, वो तैयार नहीं रहता है. तो आदमी को मौका मिलता है तो वो बोलता है कि वो तैयार नहीं है, वो तार नहीं मिल रहा है, वो मेटालिक कवर किधर गुम हो गया है, एंड दे फाइंड द चांसेस टू अवॉइड इट. तो इसलिए हमने उस चांस को निकाल के सीधा उसको बोल दिया कि वो जो कवर है, मतलब वो जो सिरेमिक वूल है वही डाल दो सिर्फ, उसको प्लेट वगैरह कुछ मत लगाओ. कंपनी हो गया साला. खाली सेरामिक वूल ही डाल देंगे इसमें. हाँ, सिरेमिक वूल सिर्फ डाल दिया तो बहुत अच्छा रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, आदमी को यूजर फ्रेंडली है. वो डैमेज नहीं होता है डायरेक्ट हीट से. क्या डैमेज नहीं होता है वो. डैमेज मतलब खराब हो जाता है, दो या 3 दिन के बाद खराब हो जाता है, चेंज करेंगे. अच्छा. दैट विल बी कंज्यूमेबल, आपको एक कंज्यूमेबल में ऐड हो जाएगा. इट विल नॉट तो दूसरा इसमें लास्ट फॉर लॉन्ग. अभी हम लोगों ने कोई फर्नेस इंपोर्ट भी की है. ओके वो लो फ्रिक्वेंसी फर्नेस है ओके और उसका लाइनिंग का लाइफ बहुत ज्यादा है. ओके इट इज अबाउट 10 years. ओके. तो हमें यहाँ पे नहीं मिलती है लो फ्रिक्वेंसी वाली. लाइनिंग आपका कोई एक्सपीरियंस है कि नॉन फेरस में कोई लाइनिंग मटेरियल क्या है उसमें सर, या ब्रिक्स है वो? वो परमानेंट ही है, वो बना हुआ है जो स्ट्रक्चर अंदर का. अच्छा ओके. परमानेंट स्ट्रक्चर है. नॉट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. थैंक और वो कह रहे हैं अभी यू फॉर नॉर्मली द लास्ट 1 year वी आर यूजिंग इट. ओके जैसे कि 10 साल लाइफ है इसका. ओके. तो उसका they have any data with the power consumption, that power the manufacturer he is also giving some you data, what should be the power consumption of your brass casting with same temperature, क्योंकि उसने भी कई लोगों को दी देंगी, तो he has some experience and he should have some benchmarking on that particular it's lower but only drawback is कि वो air cooled furnace है and we have to keep it on for 24 hours. ओके 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 ओके. That is air cooled. ओ एयर कूल्ड. ओके. तो हमें इतना कंटिन्यूस वर्किंग नहीं होती है इसकी फर्नेस की. बिल्कुल. उसकी वजह से हमारी पावर कंजम्पशन बढ़ती है उसमें. वो तो मैंने बताया कि आपके अगर शेड्यूल्स नहीं है या फिर छोटी फर्नेस है तो आपको शटडाउन तो करना पड़ेगा, आप कंटिन्यू तो नहीं रख सकोगे, तो देन योर पावर कंजम्पशन विल बी हाई. तो मैं हमेशा ये पावर कंजम्पशन की जब भी बात करता हूँ तो मैं ये बात कहूँगा कि डू नॉट कंपेयर विथ माई फाउंड्री. मैंने आपको अभी 540 है करके मेरा बताया, तो डू नॉट कंपेयर विथ दैट. ट्राई टू गैदर योर ओन डेटा, क्योंकि एप्पल को एप्पल के साथ ही कंपेयर करना चाहिए.
एप्पल को हाँ। बनाने के साथ कंपेयर करके नहीं चलेगा. सो यू हैव टू फाइंड योर ओन बेंचमार्किंग और उसमें आप एक कीजिए कि अभी मेरा 1000 आ रहा है, सो हाउ आई कैन गो अप टू 900, हाउ आई कैन गो अप टू 800, हाउ कैन आई कैन गो अप टू 700, और खुद का बेंचमार्किंग करके आपको रिड्यूस करना पड़ेगा. आप अगर कहोगे कि मेरा 1000 है, कुलकर्णी जी का 540 है, तो आई विल डू दैट, वो नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, मेरा फाउंड्री का प्रैक्टिस अलग है, मेरा प्रोडक्ट मिक्स अलग है, सभी अलग है. तो फाउंड्रीज में ये इंपॉर्टेंट है कि आपका खुद का एक बेंचमार्किंग आपको बनाना पड़ेगा और उसको आपको रीच करना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा. So as you are saying कि आपके पास कोई और एक्सपर्ट है वो जो नॉन फेल्स फेंडर के लिए आएंगे, डेफिनेटली विल हैव अ सेपरेट सेशन. तो इट विल बेटर हम अगर कोई इनपुट वो मिल जाए हमें डेफिनेटली सर, कि हम क्या कोई इक्विपमेंट चेंज करें या कुछ और करें तो पावर कंजम्पशन इसकी कम हो जाए. at that time you keep some data with you also, so that he asks, you can share with him as well. आपका हिट टाइम क्या है, आपका टाइम आपने तो बताया, लेकिन हिट टाइम बाकी सब थोड़ा डेटा आपके पास रहेगा, तो वी कैन डिस्कस एंड डेफिनेटली विल गेट सम गुड सॉल्यूशन आउट ऑफ इट. सो अभी जो आप फर्नेस यूज कर रहे हैं ये क्या मीडियम फ्रीक्वेंसी है या इट इज ए मीडियम फ्रीक्वेंसी फर्नेस, और वाटर कूल्ड है? वाटर कूल्ड है, बिल्कुल. आपका कोई एक्सपीरियंस इसमें एयर कूल्ड में? एयर कूल्ड में नहीं सर, मैंने एक्चुअली आई लिसन इट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमारे एरिया में सभी लोगों के पास मीडियम फ्रीक्वेंसी वाटर कूल्ड फर्नेस ही है. हाँ, तो मेजर एडवांटेज उसमें वही है कि उसका लाइफ बहुत है अंदर लाइनिंग का. बिल्कुल बिल्कुल. दैट इज गुड. एंड इट इज अ ट्विन टप. उसमें एक तरफ से हम ड्रिल डालते रहते हैं, दूसरी तरफ से निकालते रहते हैं. ओके ट्विन टप. ओके. राइट जी. या एनी Thank मोर you. क्वेश्चंस? Okay, sir. Thank you. I will do one thing. I will share the topics, whatever topics I have got from the JIZ, and also I will share my also other topics. तो आपको अगर उसमें कुछ कम ज्यादा करना है, कुछ चेंज करना है, तो we'll ठीक है. definitely go and change the topics and we'll plan it according, क्योंकि your competence and your आपका जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल बिल्कुल. That is more important. Otherwise, just conducting webinar will not help anybody, neither me nor you. both are wasting time. Yeah, correct. That is why I will give all the details to you by mail. Just go through that and we'll have a proper communication and then decide on the further webinar. कि आप कौन सा For topic- every topic I have mentioned that we are doing this broadcasting. Because again, if you are not using core, then core के ऊपर We are topic- using cores, lot of cores. Okay, CodeBox core or which? हम शेल कोर यूज करते हैं. Okay. शेल सैंड का ही कोर ज्यादा, और कुछ मोलेसिस वाले भी हैं. अच्छा, तो मैं Sand आपको molasses. शेयर द टॉपिक्स एंड जस्ट यू कैन गो थ्रू दैट एंड विल डिसाइड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कॉमन भी है, जो आप शायद आपको उसका ज्यादा फायदा होगा स्पेसिफिक टॉपिक के अलावा. एंड विल गो थ्रू दैट. कोर प्रोडक्शन के भी बहुत प्रॉब्लम है. यस सर. हाँ जी माल साहब, कोई क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡਾ? I was about to come to the same question, core production. So Okay. the topic, I think you already mentioned it, Anna. Yeah. I was saying, there's a lot of damage that when we are making cores, there's a lot of damage to the cores. Yeah. That is a big concern. I mean, I'm looking at a 80-20% ratio at times. Okay. So why the damage is there? Because core is getting damaged while it is been ejected, or it is got damaged during the transportation or during the handling? See, at times, I think most of them break whilst they're removing it as well. Some of them get stuck. So we've tried to use multiple, things that probably we used to have that oil spray thing prior to this. Now we have a silicone spray that we're using. Okay. But at times, this is the issue that we face,
cores are breaking. So now after the silicon spray, it has reduced to, I would say, 10 to 15% ratio. You are using which cores? Shell core or I think we're using the molasses and the sand core. sand core? Okay. So using a silicon coating means water That's alcohol base. Alcohol base. You are burning it afterwards. I no, that spray gets used on the die. No. Then the sand gets pumped in later on. Okay, okay. You are talking about Silicon is being releasing agent. silicon is being used for shell cores. Releasing Yeah. agent. You are talking about releasing agent. Okay. You are not Mhm. talking about the core painting. You are talking about releasing agent to eject Yeah. the core. Okay. We've actually checked it. We've checked with the core shooter guy. Okay. He's not able to kind of find out the exact issue. So I thought if there's something that probably can be helpful to us as well. Yes, Basis definitely. the topic as Mr. Mentioned. We have a Definitely. separate topic on that core making. Yes, yes, Right. yes. We'll cover that. Smearji, Ji sir. any question? Sir, more of the things that I am concerned about was about controlling the temperature by masking or by putting covers and all. Most of it has been covered, but now that we are using electric furnace and not induction, so this entire study is not relevant to my case because we are using electric furnace. And obviously not also using ferrous materials, non-ferrous, which is brass Yeah. only, and purely with electric furnace. Yeah. So this data would not be helpful to me in particular. Yes. But all you told about that the charge should already be lying close to the furnace, and the mold should be always ahead than the metal. Solving those practice, but your Data will not be webinars- helpful, but some practices will definitely help you to improve the productivity and reduce the consumption. yeah, we will work on insulating all the more that we can do. We are using ceramic blanket cover also. Okay, great. And try to bring the entire charge on the table prior to initiating the furnace. So, but You, try you what are, all we can do to insulate furthermore and avoid radiation losses. whatever runerizer you are using, you are using after troubling or shot blasting, or you are using as it is black. Sorry, say that again. Runnerizers, whatever runnerizers are there, you are using after shot blasting or troubling, or you using as a black itself. So your voice is breaking up. I'm unable to understand your question. If you could please type the same. Runnerizers, the casting and runnerizers are there, no, from the bunch. We continuously reuse the runners as we are breaking them right there then and there only. But there will So be you put them back into the furnace. some sand sticking to it. Not No, to no, the, no. not to the runners, but if we have some pieces, that didn't turn up well, if we put them back